जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द फ्यूचर वे पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सूचना प्रौद्योगिकी का परिचय। और यह क्लास कितनी लंबी होगी तो वो तो वक्त ही बताएगा। जितना समय है फिलहाल अपने स्टडी पर फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी उन्हें 3-4 बार रिकॉल कराने की पूरा प्रयास रहेगा वो क्लास में याद हो जाए। बाकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं उन्हें बस रटते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी हम देखते हैं तो सूचना प्रौद्योगिकी की जो परिभाषा निकल के आती है, सर्वप्रथम सूचना प्रौद्योगिकी वह तकनीक है जिसके द्वारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एवं संचार उपकरणों का उपयोग करके सूचना का संग्रहण, प्रसंस्करण, संरक्षण तथा आदान प्रदान किया जाता है। सिंपल सी बात ये कही जा रही है कि कंप्यूटर हाउ डू वर्क्स। सबसे पहले हम उसे एक इनपुट देते हैं, निर्देश देते हैं, जिसका वो प्रोसेस करता है और हमें परिणाम प्रदान करता है वो आउटपुट होता है। मुख्य बिंदुओं की इसकी बात करें तो आईटी का पूरा नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एक फुल फॉर्म के तौर पर याद रख सकते हैं। वह कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। सूचना के संग्रहण, प्रसंस्करण, संरक्षण एवं प्रसारण में सहायक है। यह विज्ञान, प्रबंधन और तकनीक का समन्वय है। आधुनिक डिजिटल युग की आधारशिला इसी पे है। इससे समय, श्रम और संसाधनों की बचत होती है। शिक्षा, व्यापार, उद्योग, बैंकिंग, चिकित्सा आदि सभी क्षेत्रों में उपयोगी है। कंप्यूटर आजकल बहुत ही उपयोगी है, जो कि हर संस्थानों में हर जगह पे आपको देखने को मिलते हैं। आईटी के प्रमुख कार्य हम देख लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। सूचना का संग्रहण, सूचना का प्रसंस्करण, सूचना का संरक्षण, सूचना का संप्रेषण और सूचना का आदान प्रदान, ये सारे इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। और उपयोग के क्षेत्र में बात करें तो शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, व्यापार एवं उद्योग, संचार, मनोरंजन, शासन एवं प्रशासन सब जगह पे इसके इस्तेमाल होते हैं। प्रमुख के घटक के बारे में बात करें तो हार्डवेयर, जिनके ये जो भी घटक हैं इनके आप आगे पूरी डीपली चर्चा इस पर करेंगे। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डेटाबेस, इंटरनेट, ये सब इसके प्रमुख घटक हैं। और लाभ के बारे में बात करें तो कार्य में गति और सटीकता, जानकारी तक तेज पहुंच, लागत में कमी, बेहतर निर्णय क्षमता, वैश्विक स्तर पर जुड़ाव। एक छोटा सा क्वेट लिखा है कि सूचना प्रौद्योगिकी केवल तकनीक नहीं बल्कि बेहतर, तेज और स्मार्ट भविष्य की कुंजी है। अब बात करते हैं कंप्यूटर का इतिहास, उसका क्या परिचय रहा है, उसके संदर्भ में जानकारी एकत्रित करते हैं। कंप्यूटर का इतिहास मानव की बुद्धि और तकनीक के विकास की एक अद्भुत यात्रा है, जिसने दुनिया को डिजिटल युग में बदल दिया है। इसमें कोई संशय नहीं है कि आज की दुनिया पूरी तरीके से कंप्यूटर पर आधारित है। परिभाषा देखते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दिए गए निर्देशों के अनुसार डेटा को प्राप्त करती है, प्रसंस्कृत करती है, संग्रहित करती है और परिणाम देती है। ठीक वही जो कि अभी मैंने आपको बताया कि इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, वो उसे एक्सेस करती है, एक्सेप्ट करती है, उसका प्रोसेस करती है, खुद के पास स्टोर करती है और फिर आउटपुट देती है, जो परिणाम होता है। मुख्य बिंदु इसके क्या है? कंप्यूटर का विकास कई चरणों में हुआ, जो कि आगे पढ़ते चले जाएंगे। प्रथम पीढ़ी क्या रही, द्वितीय पीढ़ी क्या रही, कैसे तृतीय पीढ़ी में क्या उसका आधार रहा है, आगे पढ़ेंगे। प्रारंभ में यांत्रिक और उपकरणों से गणना की जाती थी। आधुनिक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक, तेज और बहुत देसी हैं। कंप्यूटर के विकास में कई वैज्ञानिक तकनीशियनों का महत्वपूर्ण योगदान है। कंप्यूटर ने जीवन के हर क्षेत्र में क्रांति ला दी है, सही बात है। अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पे थोड़ा गौर फरमाएंगे और कोशिश करेंगे कि इन्हें याद रखेंगे। एक होती है पास्कलिन मशीन। प्रश्न आता है कि पास्कलिन मशीन किसने बनाई? तो पास्कलिन शब्द नाम से ही जुड़ा है, पास्कलिन नाम शब्द से ही जुड़ा है। ब्लेज पास्कल ने पास्कलिन मशीन बनाई। ठीक है, ब्लेज पास्कल द्वारा पास्कलिन मशीन बनाई गई। समय याद रख सकते हैं कि 1642 में पास्कलिन मशीन ब्लेज पास्कल द्वारा बनाई गई है, 1642 में। उसके बाद स्टेप्ड रेकनर। स्टेप्ड रेकनर किसने बनाया? ग्रोटिफाइड लाइबरमेटीज ने 1673 में स्टेप्ड रेकनर बनाया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स वेबेज ने डिफेल्स इंजन बनाया। चार्ल्स वेबेज ने एक डिफेल्स इंजन है जिसे चार्ल्स वेबेज ने बनाया है। कब बनाया है? 1822 में बनाया है। डिफेल्स इंजन किसने बनाया? चार्ल्स वेबेज ने। फिर उसके 15 साल बाद एक एनालिटिकल इंजन बनाया। एनालिटिकल इंजन का डिजाइन किया किसने? चार्ल्स वेबेज ने। दोनों चीजें ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद 1946 एनिएक। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है? ठीक है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक है, जो कि 1946 में बना था। याद रखेंगे, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक है। और व्यावसायिक अगर कंप्यूटर की बात करें तो आगे आप पढ़ेंगे 1951 में यूनिवैक बना था। लेकिन अभी आप याद रखें, एनिएक 1946 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना। आगे देखते हैं,
ट्रांजिस्टर का आविष्कार, ट्रांजिस्टर जो कि आप आगे पढ़ेंगे कि द्वितीय पीढ़ी पूरी तरीके से ट्रांजिस्टर पे आधारित थी। पहली पीढ़ी जहाँ पे वैक्यूम ट्यूब पे आधारित थी, दूसरी ट्रांजिस्टर पे आधारित थी। आगे आप पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 के साथ हुआ। अगर शब्द रिलेट करके जानना चाहें तो आप याद कर सकते हैं कि 1946 ENIAC, मतलब जब हमारा कैबिनेट मिशन आया था, थोड़ा पॉलिटी से जोड़ते हुए, शब्द रिलेट करते हुए, जब हमारा कैबिनेट मिशन आया था तब ENIAC की शुरुआत हुई थी। ठीक उसी प्रकार ट्रांजिस्टर का आविष्कार जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तब ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। दोनों चीज़ें याद रखते चले जाएंगे ताकि चीज़ें ज़्यादा तरीके से याद हो सकें। ठीक है। 1971 माइक्रो प्रोसेसर इंटेल जीरो 4004 का विकास हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर है कौन सा है? इंटेल 4004। इसका विकास 1971 में हुआ। और उसके बाद 1981 याद रखेंगे, IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया। जो आजकल कंप्यूटर यूज हो रहे हैं पर्सनल कंप्यूटर, उसे 1981 में IBM ने लॉन्च किया था। और वर्तमान कंप्यूटर आधुनिक, स्मार्ट और सर्वव्यापी हो गए हैं, इसमें कोई संशय नहीं। एक बार फिर से इन चीज़ों को रिपीट कर लेते हैं, जान लेते हैं। ब्लेज पास्कल ने पास्कलिन मशीन बनाई 1642 में। उसके बाद ग्रोटिफाइड लवर लाइव मर्टीज ने स्टेप रेकनर बनाया 1673 में। चार्ल्स वेबेज ने डिफेल सेंसर बनाया 1622 में। चार्ल्स वेबेज ने एनालिटिकल इंजन का डिजाइन दिया 1837 में। उसके बाद हॉलिथे ने पंचकार तकनीक विकसित की 1890 में। ENIAC विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना 1946 में। 1947 ENIAC 1947 ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। 1971 माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का विकास हुआ। और 1981 में IBM ने अपना पहला PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया। ठीक है। उसके बाद नीचे देखते हैं ये प्रमुख आविष्कार हैं और उनकी तकनीक है, किस तकनीक पे काम करती हैं। तो अबेकस आप जानते हैं, अबेकस प्राचीन गणना उपकरण था। अबेकस क्या था? प्राचीन गणना उपकरण। पास्कलिन जो कि 1642 में ब्लेज पास्कल ने बनाई, ये यांत्रिक गणना मशीन थी। उसके बाद स्टेप रेकनर, जिसे स्टेप रेकनर लाइवर मर्टीज ने बनाया 1673 में, एक जोड़ घटाव मशीन थी। रिले विद्युत स्विचिंग उपकरण, इसे थोड़ी हम ट्रिक से याद करते हैं या शब्द रिलेट करके याद कर सकते हैं। रिले आप सुने होंगे कि रेस जो 4x100 रिले होती है, तो उसमें जैसे ही एक धावक दूसरे को वो पोल पकड़ाता है, डंडी पकड़ाता है, वो तुरंत भागने लगता है, जैसे उसमें विद्युत स्विचिंग हो गई हो। तो याद रखेंगे रिले किससे संबंधित है? विद्युत स्विचिंग उपकरण से संबंधित है। वैक्यूम ट्यूब जानते हैं आप, ये प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक अवयव है। ये वही वैक्यूम ट्यूब है जिस पे प्रथम पीढ़ी पूरी तरीके से आधारित थी। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब बताया अभी आपको? 1947 में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में हुआ था। ये छोटा और विश्वसनीय था। इंटीग्रेटेड सर्किट IC, इंटीग्रेटेड सर्किट ये मिनीएचर तकनीक की शुरुआत हुई थी। माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 कंप्यूटर को एक चिप पर लाया गया। माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 की शुरुआत 1971। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। आगे चर्चा करते हैं कंप्यूटर के विकास की यात्रा पे। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी शॉर्ट में बताई, थोड़ा उसे आगे डीपली अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। प्रारंभिक काल, जिसे अबेकस युग भी कहते हैं। ठीक है। अबेकस नेपियर की हड्डियां आदि से गणना का कार्य किया जाता है। ये उतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप इतना जान लो। प्रारंभिक काल को हम अबेकस युग के भी नाम से जानते जाते हैं। दूसरा यांत्रिक काल, तीसरा इलेक्ट्रोमैकेनिकल काल और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोकाल। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पे जानकारी करते हैं प्रथम कंप्यूटर, प्रमुख कंप्यूटर की। ENIAC प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ENIAC 1946 प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। उसके बाद यूनिवैक 1951 प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर। अब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और व्यावसायिक कंप्यूटर में याद कैसे रखेंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपको याद हो चुका है कि वो 1946 में आया था। लेकिन यूनिवैक कंप्यूटर ये व्यावसायिक कंप्यूटर थे। तो यूनी से हम याद रखेंगे, यूनी फॉर यूनियन, मतलब एकता कहाँ चाहिए? व्यवसाय करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए एकता चाहिए। इसीलिए हम याद रखेंगे यूनिवैक कंप्यूटर, यू फॉर यूनियन, यू फॉर यूनिवैक। यूनिवैक कंप्यूटर हो गया। और कहाँ से चालू होगा ये? 1951 से। उसके बाद IBM, IBM 1981 में जिन्होंने अपने चालू किए थे। IBM बड़े पैमाने पे ये उपयोग होते थे। IBM PC पर्सनल, अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर IBM ने लॉन्च किया था। उसके बाद एप्पल के हैं, पेंटियम के हैं और सुपर कंप्यूटर की ये है, उच्चतम गति होती है और क्षमता वाले कंप्यूटर ये होते हैं। ये बड़ी बड़ी वेधशालाओं में और मौसम वैज्ञानिकों के लिए लगाए जाते हैं। अब कंप्यूटर के विकास का महत्व देख लेते हैं। तो छोटी सी चीज़ें इन्हें याद कर लेंगे। गणना की गति और शुद्धता बढ़ी है।
समय और श्रम की बचत हुई है, सूचना का भंडारण और प्रबंधन आसान हुआ है, और शिक्षा, विज्ञान, उद्योग, बैंकिंग, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में क्रांति आई है। मानव जीवन और सुविधाजनक और मानव जीवन अधिक सुविधाजनक और डिजिटल बन गया है। कंप्यूटर का इतिहास केवल मशीनों की कहानी नहीं, यह मानव बुद्धि और नवाचार की महान गाथा है। हाँ, तो आगे हम चर्चा करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। इनसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, उनकी परिचय क्या है, उसके बारे में जानकारी करते हैं। परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। कंप्यूटर तकनीक के विकास को विभिन्न चरणों में बांटा गया है, जिन्हें कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कहा जाता है। प्रत्येक पीढ़ी में तकनीक, गति, क्षमता और आकार में सुधार हुआ। जैसे जैसे आई है वैसे वैसे उसमें आगे बात की गई है। आगे की क्लास में चर्चा करते हैं। कंप्यूटर तकनीक के विकास को विभिन्न चरणों में बांटा गया है, जिन्हें कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कहा जाता है। हम प्रत्येक पीढ़ी में देखते चले आते हैं तकनीक, क्षमता और आकार में सुधार हुआ है। और अगर इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो कंप्यूटर की 5 प्रमुख पीढ़ियाँ आ चुकी हैं, जिसमें से पहली पीढ़ी जिन पे वैक्यूम ट्यूब का काम हुआ है, दूसरी पीढ़ी जिन पे ट्रांजिस्टर का काम हुआ है, तीसरी पीढ़ी जिन पे आईसी का काम हुआ है। ठीक उसी प्रकार से एक क्रम से देखते चले आएंगे। कंप्यूटर की 5 पीढ़ी अब तक आ चुकी हैं। हर पीढ़ी में नई तकनीक का उपयोग हुआ है। पहली पीढ़ी में कंप्यूटर थोड़े बहुत बड़े और महंगे थे, क्योंकि पहले जो भी कंप्यूटर थे मतलब इतने बड़े बड़े थे कि उन्हें कमरे में शिफ्ट करना पड़ता था। बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर हुए हैं। उसके बाद नई पीढ़ियों में आकार छोटा हुआ है, गति और क्षमता में तेजी आई है। पांचवी पीढ़ी जो कि अभी के विकास के चरण में है, जो अभी वर्तमान में चल रही है, वो पूरी तरीके से एआई पे आधारित है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। पीढ़ियों की तुलना अगर हम देखते हैं तो कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर गया है और वहाँ पे उनमें क्या परिवर्तन हुए हैं, इस बात पे चर्चा करते हैं। पहली पीढ़ी जिसकी समय सीमा 1940 से या 46 दी गई है, लेकिन उस पर उतनी चर्चा करने की बात नहीं, क्योंकि हर किताब में हर जगह पे अलग अलग समय सीमा भी निर्धारित की गई है। जो इनमें की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको बताता चलता हूँ। पहली पीढ़ी जो कि 1940 से 56 के बीच मानी जाती है, और इसमें प्रमुख तकनीक थी वैक्यूम ट्यूब। इन सब चीजों को मैं कोशिश करता हूँ आपको बताता चलो। पहली है तो उसे कह सकते हो आप वन। वन से आप याद सकते हो वन फॉर वैक्यूम ट्यूब। वन फॉर वैक्यूम ट्यूब ऐसे याद करेंगे, वन फॉर वैक्यूम ट्यूब। और इसमें इसका आकार बड़ा था और इसकी गति कम थी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आती है कि पहली पीढ़ी किस पे आधारित थी, तो वन फॉर वैक्यूम ट्यूब। दूसरी निकलती है टू। दूसरी आप जानते हैं दूसरी कौन सी है? दूसरी को कहते हैं भैया टू। और टी फॉर यहाँ पे निकलेगा ट्रांजिस्टर। ठीक है, एक मिनट। दूसरी है टू। टू फॉर से निकलेगा यहाँ पे ट्रांजिस्टर। हमारी दूसरी पीढ़ी जो थी ट्रांजिस्टर थी। इसका आप देखो आकार पहले बड़ा था और उसके बाद आकार छोटा हो गया, धीरे धीरे आकार छोटा होता चला जाएगा और गति इनकी बढ़ती चली गई। तीसरी तीसरी क्या है भैया? तीसरी हमारी पड़ेगी आईसी। तीसरी आधारित थी आईसी पे। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। तीसरी पीढ़ी हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट पे आधारित थी। चौथी चौथी माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जिसे मैंने आपको बताया इंटेल 4004 1971 में उसकी शुरुआत। चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर, इसमें पर्सनल कंप्यूटर का युग आ गया था। ठीक, पर्सनल कंप्यूटर का युग आ गया था। इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत 1971 में हुई थी। बाकी पांचवी जो कि यूएलएसआई एंड एआई पे आधारित है, बुद्धिमान और अत्याधुनिक पे आधारित है। ये आपकी 5 पूरी पीढ़ी होती हैं। वही चीजें यहाँ पे फिर से दर्शा दी गई हैं, जो कि जल्दी से याद हो जाए। पहली पीढ़ी वन वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी टू ट्रांजिस्टर, तीसरी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, तीसरी, चौथी माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवी जो कि वर्तमान है 1990 से अब तक कह सकते हैं, वो एआई एंड यूएलएसआई वह है। ठीक है, उसी तरीके से फिर यहाँ पे कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों का वर्णन दिया गया है। तो पहली पीढ़ी में कौन है? एनियाक, यूनिवैक, एडवैक। एनियाक 1946, यूनिवैक 1951, एडवैक आगे चर्चा करेंगे। दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर पे आधारित, उसमें IBM 1401, IBM ETC। तीसरी पीढ़ी आईसी पे आधारित। चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर पे आधारित। पांचवी पीढ़ी एआई पे आधारित थी, यूएलएसआई पे आधारित थी, जो वर्तमान में चल रही है। ठीक है, हर पीढ़ी में अगर सुधार की बात करते हैं तो शुरू से देखते हैं कौन सी। पहले आई वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद आई ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के बाद आई इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट के बाद आई माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर के बाद आप एआई एंड यूएलएसआई पे वर्तमान में जी रहे हैं। अगर हर पीढ़ी में सुधार की बात करते हैं तो यहाँ पे आकार में कमी आई है, गति में वृद्धि, क्षमता में वृद्धि, विश्वसनीयता में वृद्धि, उपयोग में आसानी हुई है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के प्रकार।
का विवरण। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। ठीक। कंप्यूटर विभिन्न आकार, क्षमता के और कार्य के आधार पर अनेक प्रकार होते हैं। मतलब एक कार्य के आधार पर, दूसरे क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकार के हैं। परिभाषा सर्वप्रथम देख लेते हैं। कंप्यूटर को उनकी संरचना, आकार, क्षमता, कार्य क्षमता और उपयोग के आधार पर विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। मुख्य बिंदु इसके क्या हैं? कंप्यूटर के अनेक प्रकार, आकार, क्षमता और कार्य के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। हर प्रकार का कंप्यूटर विशेष कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ कंप्यूटर के प्रकारों में निरंतर बदलाव हो रहा है। छोटे व्यक्तिगत कार्यों से लेकर बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान तक हर क्षेत्र में अलग प्रकार के कंप्यूटर उपयोग में आते हैं। कंप्यूटर का सही प्रकार चुनना कार्य की आवश्यकता और संसाधनों पर भी निर्भर करता है। जानकारी करते हैं, कार्य क्षमता के आधार पर विवरण इसका देखते हैं। ठीक। सुपर कंप्यूटर, सबसे पहले सुपर कंप्यूटर, ये क्रम याद रखेंगे। कार्य क्षमता के आधार पे कौन बड़ा होता है। ठीक है। सबसे बड़ा सुपर मतलब सबसे बड़ा, उसके बाद मेन फ्रेम, फिर मिनी, फिर माइक्रो, ये क्रम याद रखेंगे, क्रम पूछा जाता है। अब सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो अत्यधिक गति और क्षमता वाला, वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम पूर्वानुमान आदि उपयोग में। सुपर कंप्यूटर कार्य क्षमता के आधार पर सबसे बड़ा होता है। मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी किसकी है कार्य क्षमता में? सुपर कंप्यूटर की है। इसमें गति अच्छी होती है और इसकी क्षमता अच्छी होती है। और ये कहाँ पे रखा जाता है? तो वैज्ञानिक अनुसंधान जो होते हैं, रिसर्च सेंटर, वहाँ पे रखे जाते हैं। और मौसम पूर्वानुमान आदि में ये उपयोग में लाए जाते हैं। ये हो गया सुपर कंप्यूटर। अब उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक। याद रखेंगे एक क्रम, चाहे ऊपर से नीचे चाहे नीचे से ऊपर। माइक्रो, मिनी, मेन, सुपर। माइक्रो, मिनी, मेन, सुपर। ठीक। सुपरमैन, हाँ ये तो याद कर लिए। देखो सुपरमैन होता है ना, सुपरमैन इधर याद कर लिए, उसके बाद मिनी माइक्रो याद कर लिए। सुपरमैन, मिनी माइक्रो क्रम से याद हो जाएगा। अब मेन फ्रेम देखते हैं कि बड़े संगठनों जैसे बैंक, रेलवे, एयरलाइंस आदि में उपयोग होता है। ये जो बड़े संगठन होते हैं वहां पे होते हैं। उसके बाद मिनी कंप्यूटर, मध्यम आकार का छोटे संगठन में उपयोग। और उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर, जो आज आप कंप्यूटर देखते हो वही है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर पर, ऑफिस पर, स्कूलों में आदि में उपयोग होते हैं। एक मिनट। हाँ, तो सुपरमैन, मिनी माइक्रो इसके बारे में जान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं पोर्टेबिलिटी के आधार पे। ठीक है, कौन सा कहाँ पे कितनी आसानी से ले जाया जाएगा। तो सबसे पहले पड़ेगा डेस्कटॉप, उसके बाद लैपटॉप, उसके बाद टैबलेट, उसके बाद स्मार्टफोन। इसे आसानी से कहीं भी इधर उधर ले जाया जा सकता है। ठीक। दो चीजों पे देख लिए हम। सबसे पहले कार्य क्षमता के आधार पे कि कार्य क्षमता किसकी है। सबसे पहले सुपरमैन, मिनी माइक्रो मतलब सुपर कंप्यूटर सबसे तेज, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर और सबसे नीचे माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वही कंप्यूटर है जो आज के युग में आपको आपके सामने दिखते हैं। मतलब कंप्यूटर की बात करें तो आपके माइंड में जो चित्र बनता है वही आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ये समझ में आ गया। उसके बाद पोर्टेबिलिटी के आधार पे कि कहाँ से आसानी से जो चीजें ले जाई जा सकती हैं, उसमें सबसे पहले डेस्कटॉप हो गया, उसके बाद आपका लैपटॉप हो गया, फिर टैबलेट हो गया, फिर स्मार्टफोन हो गया। ये भी एक साइज के आधार पे भी कह सकते हो कि इन्हें आसानी से इधर उधर किया जा सकता है। अब कंप्यूटर के प्रकार मुख्य आधार पे देखते हैं। जैसे कार्य क्षमता के आधार पे ये चारों चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक। ये कार्य क्षमता है। सुपरमैन, मिनी माइक्रो सबसे बढ़िया सुपर कंप्यूटर, दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा मिनी कंप्यूटर, चौथा माइक्रो कंप्यूटर। ये चीजें बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये चीजें आसानी से याद हो जाए। एक हो गया कार्य क्षमता के आधार पे जान गए। अब उसके आकार की क्षमता पे। ठीक। आकार, बड़े आकार का, मध्यम आकार का, छोटे आकार का। ये तो बड़ा आसान है, आकार बड़ा, मध्यम, फिर छोटा। अब डेटा के आधार पर कि किसके पास कैसा डेटा है, उसमें देखो एनालॉग पहले आएगा, फिर डिजिटल आएगा, फिर हाइब्रिड आएगा। ये ऊपर से नीचे के क्रम है। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर, फिर डिजिटल कंप्यूटर, फिर हाइब्रिड कंप्यूटर। और उद्देश्य के आधार पे दो, एक सामान्य उद्देश्य, एक विशेष उद्देश्य, दो ही है, सामान्य और विशेष। पोर्टेबिलिटी के आधार पे आप पढ़ चुके हो। सबसे पहले डेस्कटॉप, उसके बाद लैपटॉप, फिर टैबलेट, फिर स्मार्टफोन, मोबाइल कंप्यूटर जो कि आजकल बहुत यूज होते हैं। डेटा के आधार पर यहाँ फिर से बताया गया, एनालॉग कंप्यूटर या निरंतर डेटा पे कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर या 0 और 1 के रूप में डेटा पे कार्य करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर या एनालॉग और डिजिटल के दोनों के प्रकार पे काम करते हैं। देखो ये ऊपर जो मुख्य चीजें इन्हें आप ध्यान रखें। ठीक। उद्देश्य के आधार पर सामान्य और विशेष। सामान्य अनेक प्रकार के कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं जैसे शिक्षा, ऑफिस, गेम, इंटरनेट। और विशेष
किसी एक विशेष कार्य के लिए किया जाता है, जैसे विमान नियंत्रण प्रणाली, चिकित्सा मशीनें और अन्य चीजें इनमें आ जाती है। अब त्वरित तथ्य जो जानकारी है, कंप्यूटर के उपयोग के क्षेत्र देख लो, शिक्षा, बैंकिंग, विज्ञान, व्यवसाय एवं उद्योग। व्यवसाय से संबंधित चीज है तो व्यवसाय के लिए मैंने क्या बताया था अभी, यूनिवैक 1951 में स्थापन, यूनिवैक कंप्यूटर। उसके बाद स्वास्थ्य, मनोरंजन, संचार, ठीक है। यहाँ पे त्वरित तथ्य जो कि इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, पहला सुपर कंप्यूटर 1946 कौन सा था, एनिएक। पहला सुपर कंप्यूटर 1946 एनिएक। पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर अल्टायर 8800, ठीक। ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद पहला सुपर कंप्यूटर एनिएक है, पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर अल्टायर 8800, याद रखें। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, इंटेल 4004। आधुनिक कंप्यूटर जो है आपके एआई आधारित है, और भविष्य का कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर है। पांचों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आप याद रखिए, ठीक है। आगे बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं एवं सीमाएं, चर्चा करते हैं इस पर। परिभाषा, कंप्यूटर की वे खूबियां जो अन्य मशीनों से अलग और श्रेष्ठ बनाती हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं कहते हैं। और जिन बातों के कारण कंप्यूटर सीमित होता है वो उनकी सीमाएं हैं, ठीक है। कंप्यूटर अनेक कार्य तेज सटीकता विश्वसनीयता के साथ करता है, लेकिन यह स्वयं सोचने समझने पर मानव पर निर्भर है, कि मतलब मानव जो इससे कहेगा वही ये कर पाएगा, स्वयं से सोचने समझने की इसकी क्षमता नहीं है। मतलब इसे जैसा इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट आएगा। कंप्यूटर गलती नहीं करता है, बस इनपुट देने में गलती होती है। जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट होगा। कंप्यूटर की विशेषताएं हम देख लेते हैं। उच्च गति मतलब इसमें गति अच्छी है। सटीकता मतलब ये सही काम बहुत करता है। विश्वसनीयता, इस पे सही परिणाम आते हैं। विशाल भंडारण क्षमता, स्टोरेज क्षमता इसकी बहुत है। परिश्रम नहीं करता, बिना थके बिना रुके कार्य करता है। बहुमुखी क्षमता, कई कार्य एक साथ कर सकता है। स्वचालित कार्य, दिए गए निर्देशों के अनुसार स्वयं कार्य करता है। देखो, ऑटोमेटिक है मतलब जो निर्देश दिए जाएंगे उसी के हिसाब से काम करेगा। दोहराव की क्षमता, एक ही कार्य को बार बार कितनी भी बार किया जा सकता है। डेटा सुरक्षा, जानकारी को सुरक्षित रख सकता है। बहुकार्य क्षमता, एक समय में अनेक कार्य संपन्न कर सकता है। ये इसकी हो गए विशेषताएं। उच्च गति और सटीकता, सेकेंडों में लाखों गणनाएं करता है। परिणाम हमेशा सटीक दिखता है, सही दिखता है। विशाल भंडारण क्षमता, करोड़ों दस्तावेजों, फोटो, वीडियो और डेटा को संग्रहित करता है। विश्वसनीयता एवं निरंतरता, बिना थके लगातार एक जैसा काम। बहुमुखी, जो कि आपको बता चुके हैं। आगे देखो कंप्यूटर की सीमाएं क्या है, उस पर चर्चा करें। स्वयं बुद्धि नहीं, कंप्यूटर स्वयं सोचने में सक्षम नहीं है। भावना रहित, इसमें कोई इमोशन नहीं, इसमें कोई भावनाएं नहीं है। मानव पर निर्भर, ये पूरी तरीके से मानव पर निर्भर है। जो मानव इससे काम कराएगा वही ये कर पाएगा। बिजली पर निर्भर, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो इसलिए इसको बिजली की आवश्यकता होती है। निर्णय नहीं ले सकता, खुद के निर्णय या नहीं ले सकता है। प्रारंभिक लागत अधिक, इसे खरीदने और रख रखाव में इसका खर्च अधिक आता है। वायरस और हैकिंग का खतरा, सुरक्षा जोखिम बना रहता है। रख रखाव आवश्यक, समय समय पर देखभाल और अपडेट चाहिए। सीमित रचनात्मकता, नवीन विचार और भावनात्मक कार्य नहीं कर सकता। आउटपुट की गुणवत्ता, खराब इनपुट देने पर परिणाम गलत भी होते हैं। मतलब कंप्यूटर गलत काम नहीं करेगा, उसे जैसे ही इनपुट दिया जाएगा वैसा ही वह आउटपुट देगा। अब देखो कंप्यूटर की सीमा विशेषताएं इधर भी दी गई है, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। उच्च गति है, एक्यूरेसी है, विश्वसनीयता है, संग्रहण क्षमता है, बहुउद्देशीयता है, स्वचालन है, कोई थकान नहीं, संचार में सहायक है। सीमाएं, बुद्धि का अभाव, इसमें बुद्धि नहीं है। भावना का अभाव, इसमें भावना नहीं है। प्रारंभिक लागत भी, इसमें पहले पैसे बहुत लगते हैं। बिजली पर निर्भरता, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो केवल और केवल बिजली से ही चलती है। बेरोजगारी की समस्या, कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग से मानव श्रम में कमी और बेरोजगारी बढ़ी है, क्योंकि कंप्यूटर ने कई कार्यों को स्वयं में समाहित कर लिया है, जिससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है और आगे भी उत्पन्न हो सकती है। वायरस का खतरा, कंप्यूटर हमेशा हैकिंग और डेटा चोरी का खतरा लगा रहता है। गलत इनपुट का परिणाम, अगर इनपुट गलत जाएगा तो आउटपुट गलत ही आएगा, ठीक। उसके बाद रख रखाव की आवश्यकता, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विशेषताएं वही दी गई हैं, सीमा एक नज़र में वही दी गई हैं। कंप्यूटर का सही उपयोग, सही जानकारी दे, सुरक्षित उपयोग करें, नियमित बैकअप लें, अपडेट और एंटीवायरस का उपयोग करें, समय का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। आगे देखते हैं